हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषभ अग्रवाल और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 6 सितंबर 2020 का इवनिंग स्लॉट का पेपर। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कह रहा है कि मेरे पास दो प्लैनेट हैं, एक है एम का, एक है 16 एम का, और इनकी एक की रेडियस है ए, एक की रेडियस है 2, और इनके सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी है 10 है। अब इसमें क्वेश्चन के हिसाब से ये बोल रहा है कि एक छोटू सा मास एम है, इसको कितनी वी वेलोसिटी से फेंकूं कि ये छोटे वाले एम की सरफेस तक पहुंच जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ये नहीं चाहिए कि कितनी वेलोसिटी से फेंकूं कि यहाँ तक पहुंच जाए। ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये देखना होता है कि कितनी वेलोसिटी से फेंकूं कि वो जस्ट किसी ऐसे बीच वाले पॉइंट पर पहुंच जाए जहां पर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इन दोनों प्लैनेट्स की वजह से कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर तुमने अपने पत्थर को इस पॉइंट तक पहुंचा दिया तो इसके बाद वो अपने आप ही इसको अट्रैक्ट कर लेगा और वो पत्थर ऑटोमेटिकली यहां से यहां तक आ जाएगा। तो तुम्हारा इस क्वेश्चंस में अगर तुमने वी से फेंका है, तो अगर मैं तीन रीजन बनाऊं, ए से बी और बी से सी, ए से बी और ए से सी, तो तुम देखोगे इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इधर की तरफ लग रही है, और ए से बी के बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड नेट इधर की तरफ लगेगी। तो तुम्हारा लोड बस इतना है कि इसको यहाँ तक पहुँचा दो, इस पॉइंट पर इसकी वी जीरो हो जाए, यहाँ पे फेंको, यहाँ पे इसकी वी जीरो हो जाए इस पत्थर की, तो वो अपने आप ही ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो पहले ये तो निकालो कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो रही है, कहाँ पर हो रही है, तो यहाँ से कुछ एक्स दूरी मान लो, और यहाँ से ये 10a माइनस एक्स हो गया। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी वजह से यहाँ पे कितना आएगा, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। इस वाले की वजह से कितनी आएगी, जी टाइम्स ऑफ 16m बाय 10a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये जीएम से जीएम करा गया, चला गया, ये हो गया 10a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रूट ले लो तो 1/x इज 4 10a माइनस एक्स। अच्छा, इसको तुम अगर सोचोगे कि आपने रूट लिया तो इसमें सिर्फ प्लस क्यों लिखा है, आंसर तो प्लस माइनस आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम माइनस लेके करोगे तो जो इससे x की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। x की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से लेफ्ट में कहीं पे वैल्यू आएगी, मुझे वो थोड़ी निकालना है, मुझे तो m और 16m के बीच में कोई वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव जब आएगी जब इसका पॉजिटिव वाला लोगे, तो जब इसको सॉल्व कर लोगे तो x इससे सॉल्व करने पे आएगा ट्वाइस ऑफ ए, तो यानी इससे ट्वाइस ऑफ ए पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहा है इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाओगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो देखो यहाँ से जब तुमने फेंका तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस पत्थर की और इसके बीच में लगेगी, और छोटे वाले पत्थर और इसके बीच में लगेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस जी, इस सारे पत्थर का मास इसके सेंटर पे कंसिडर कर दो, जी इंटू 16m इंटू स्मॉल एम अपॉन 2a प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पत्थर की और छोटे वाले इसकी कितनी होगी, -16 टाइम्स माइनस जी इंटू कैपिटल एम अपॉन छोटा एम इंटू 8a प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। डेट मस्ट बी इक्वल टू, जब ये पत्थर यहाँ पे पहुँच जाएगा तो इसकी बीच में और इसकी बीच की दूरी, यानी कि कैपिटल एम और छोटे एम की इसकी बीच की दूरी 2a रह जाएगी, तो पोटेंशियल रह जाएगी जी बड़ा एम अपॉन छोटा एम इंटू 2a प्लस इसकी और इसकी बीच की दूरी 8a रह जाएगी, तो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी जी एम जी टाइम्स ऑफ 16 टाइम्स ऑफ एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 8a प्लस जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों, क्योंकि इतनी स्पीड से फेंक रहा हूँ कि यहाँ के जीरो हो जाए, उसके बाद तो ये खींच ही लेगा अपनी तरफ। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो v इससे आ जाएगा 3/2 रूट 5 gm ओवर a। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हीट ट्रांसफर से है। वो क्या कह रहा है कि तीन आइडेंटिकल रॉड लगी हुई हैं जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 K3 है। आइडेंटिकल रॉड का मतलब लेंथ और एरिया उसका सेम है, और ये कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर मेंटेन्ड है, यहाँ पे 100, यहाँ पे 70, यहाँ पे 20, यहाँ पे 0। तो तुमसे उसमें कुछ रिलेशन पूछ रहा है K1 K2 में क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि हीट करंट सब में सेम जाएगी, जितनी हीट करंट यहाँ जाएगी उतनी K2 में उतनी ही K3 में। तो हीट करंट अगर इसमें सेम जा रही है तो हीट करंट क्या होती है मेरे पास, dQ/dt, वो तीनों रॉड में सेम जा रही है। तो तुम इसको इस तरीके से लिख सकते हो, रॉड 1, रॉड 2, रॉड 3 तीनों में हीट करंट सेम है। तो हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन L/K।
तो टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया 100 माइनस 70 अपॉन L डिवाइडेड बाई K1A, दैट इज इक्वल टू 70 माइनस 20 अपॉन L डिवाइड बाई K2A इज इक्वल टू 20 माइनस 0 अपॉन L बाय K3A। L बाय A कॉन्स्टेंट है, कट जाएगा, K1 ऊपर आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा K1 इंटू 30 इज इक्वल टू K2 इंटू 50 इज इक्वल टू K3 इंटू 20। तो अगर तुम देखोगे तो अब तुम इसको दो रिलेशन में तोड़ सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो K1 30 इक्वल टू K2 50, या ऐसे भी लिख सकते हो K1 30 इक्वल टू K3 20। इससे रेशियो आ जाएगा K1 K2 K1 K3 में, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। इसमें क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड, तो तुमको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है। तो सबसे पहले देखो यार कि मैग्नेटिक फील्ड है, इसका ये वाला जो पार्ट होता है ये एम्पलीट्यूड होता है, तो एम्पलीट्यूड तुम्हारा ये बी नॉट हो गया, कितना हो गया 1.2 इंटू 10⁻⁻⁷। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन बनेगी उसका भी कुछ एम्पलीट्यूड होगा ई नॉट। तो बी नॉट और ई नॉट में क्या रिलेशन होता है कि सी टाइम्स ऑफ बी नॉट इज ई नॉट। तो सी कितना होता है 3 इंटू 10⁸, बी नॉट कितना होता है 1.2 इंटू 10⁻⁷, डेट इज ई नॉट। इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.6 इंटू 10 बोलो तो 36 न्यूटन पर कूलम। तो ई नॉट तुम्हारा कितना आ गया 36 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड हो गया। दूसरा देखते हैं, ये वाली जो चीज़ होती है ये होती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस में है। ये प्रोपोगेशन नहीं है, प्रोपोगेशन देखो दो चीज़ें हैं, एक तो प्रोपोगेशन वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो हम कैसे देखते हैं, ये अंदर वाली इक्वेशन से देखते हैं। यहाँ पे जो ये x वाली चीज़ है और इस दोनों के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, 1.5 इंटू 10⁻11t इसका भी पॉजिटिव है और 0.5 इंटू 10⁻3x इसका भी पॉजिटिव है। तो वेव मेरी एक्चुअली में -x डायरेक्शन में जाएगी, और k जो है वो बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। तो k हो गया डायरेक्शन ऑफ कि ये किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी वो हम कैसे निकालते हैं। एक्चुअली ये होता है ईटा कैप इज इक्वल टू ई कैप क्रॉस बी कैप। ईटा कैप क्या होता है कि किस डायरेक्शन में वेव जा रही है, वेव किस डायरेक्शन में जा रही है -x, -x को लिखते हैं माइनस ऑफ आई कैप, डेट इज ईटा कैप का पता नहीं, ठीक है, इसका मुझे पता नहीं डायरेक्शन क्या है, मल्टीप्लाई बाय बी कैप, बी कैप की डायरेक्शन क्या है, ये हो गया के कैप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन वो भी किस डायरेक्शन में जाएगी, -x डायरेक्शन में ही जाएगी, लेकिन ऑसिलेट किस डायरेक्शन में करेगी वो हमें निकालना पड़ेगा कि ये वाली वैल्यू कितनी आएगी। मान लो इस वाली वैल्यू अगर तुम इसको देखो ईटा कैप की क्या डायरेक्शन आएगी, मान लो ईटा कैप ही मान लो, तो ईटा कैप की जो डायरेक्शन यहाँ से आएगी वो आएगी -j। तो -j क्रॉस k करोगे तब -i आएगा, IJ रूल से। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तुम्हारी नेट इक्वेशन आई वो आई 36, पूरा ये वाला उतार लो, ये हो गया साइन जो भी है 0.5 इंटू 10⁻3x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t, और ये इसके आगे लिखो माइनस ऑफ जे कैप न्यूटन पर कूलम। ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ गई। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है। इसमें क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। इसका कुछ लेंस मान लो, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl मान लो। तो कह रहा है इसकी पावर है p, तो मैं इसकी p पावर कैसे लिखता हूँ 1/f, डेट इज म्यू ऑफ लेंस -1 अपॉन 1/r माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/r, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर इसका एक मेरे पास फिर से वही लेंस है, सेम मटेरियल का लेंस है मेरे पास, लेकिन इस बार क्या है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, यानी एक सरफेस इसकी प्लेन है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r' पूछ रहा है। अगर इस लेंस की पावर जो है वो 3/2 है, इस लेंस की पावर क्या है 3/2 p, इस लेंस की जो पावर है वो कितनी है 3/2 p। तो कर लो, इसको भी लिख लो 3/2 p, डेट इज 1/f' इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस का मेटेरियल बदला नहीं अपॉन 1/r' अपॉन 1/∞।
इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, P इक्वल टू म्यू एल माइनस 1/2/r, और इसको लिखोगे 1.5 P म्यू एल माइनस 1/1/r डैश। इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे तो r डैश तुम्हारा आ जाएगा r/3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करंट और इलेक्ट्रिसिटी से है। इसमें तुमसे ये पूछ रहा है कि करंट को नापने के लिए जो एमीटर होता है और जो वोल्टेज को नापने के लिए वोल्टमीटर होता है वो सर्किट में किस ढंग से लगते हैं। तो यार देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हें किसी भी, मान लो ये रजिस्टर है, इसमें कुछ आई करंट आ रही है और तुम्हें इसके अक्रॉस तुम्हें पता करना है कि कितनी करंट इसमें से जा रही है, तो जो एमीटर है वो इसके साथ सीरीज में ही लगाओगे। और अगर तुम्हें इसके अक्रॉस वोल्टेज नापना है, इस रजिस्टर के अक्रॉस IR नापना है या वोल्टेज नापना है, तो वोल्टमीटर तुम पैरेलल में ही लगाओगे। तो वही तुमसे पूछ रहा है कि एमीटर और वोल्टमीटर कहाँ लगेंगे। एमीटर सीरीज में लगेगा सर्किट में और वोल्टमीटर पैरेलल में लगेगा। थैंक यू। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। मतलब फोर्स जो है उसकी वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। यही लिख रखा है कि F इज K टाइम्स ऑफ Vy I कैप प्लस Vx J कैप। तो देखो, अब इसको सॉल्व करना है, जो भी ऑप्शन है उसके हिसाब से बताना है, A वेक्टर और V वगैरह। सबसे पहले क्या दिमाग में आ रही है कि फोर्स दो उसमें लग रहा है डायरेक्शन में, I में और J में। तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ, Fx I कैप प्लस Fy J कैप डेट इज K Vy I कैप प्लस K Vx J कैप। तो Fx को तुम लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ x, तो इसको लिख सकते हो m dv/dx इक्वल टू k टाइम्स ऑफ vy। और इधर तुम इससे लिख सकते हो m dv/dt दैट इज k vx। इसको डिवाइड कर दो, dt से dt काट दो, m से m काट दो, तो ये कुछ आ जाएगा dvx अपॉन dvy दैट इज इक्वल टू vy अपॉन vx। रीअरेंज करो तो ये आएगा dvx अपॉन dvx इंटू vx डेट इज इक्वल टू dvy इंटू vy। ठीक है, dvy इंटू vy। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो तो ये कुछ ऐसा आएगा, vx का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू vy का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई। अब इसको तुम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि vx का स्क्वायर माइनस vy का स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ c। ट्वाइस ऑफ c एक और फिर से एक कांस्टेंट ही बनेगा, उससे क्या लेना देना। तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ c ना लिख के ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक कांस्टेंट है। तो एक तो यहाँ पे आके खत्म हो गया। अब देखो ऑप्शन में क्या कह रहा है कि चारों ऑप्शन में अगर तुम देखोगे तो एक ऑप्शन है कि V क्रॉस A इज कांस्टेंट इन टाइम। तो इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन में कई जगह V वेक्टर वगैरह लिखा है, तो V वेक्टर एक्चुअली में वेलोसिटी वेक्टर होगा क्या मेरा, वो होगा Vx I कैप प्लस Vy J कैप। और A वेक्टर मेरा क्या आएगा, A वेक्टर मेरा यहाँ से आएगा, ये फोर्स को लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो A वेक्टर यहाँ से आ जाएगा K/m Vy I कैप प्लस Vx J कैप। तो V क्रॉस A ऑप्शन चेक करके देखता हूं मैं, तो ये आएगा K/m Vx का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि I का I के साथ करोगे 0, I का J के साथ करोगे तो आ जाएगा। और इसमें K डायरेक्शन भी लिख लो K कैप, ऐसी माइनस का Vy का Vy के साथ करोगे, Vy का Vx के साथ करोगे, I का I के साथ करोगे तो 0, इसका इसके साथ करोगे तो ये कुछ इस तरीके से करके आ जाएगा Vy का होल स्क्वायर K कैप। तो इसमें क्या करो K/m और इस तरीके से लिख लो Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर K कैप। तो देखो इसमें जो ये Vx स्क्वायर माइनस Vy स्क्वायर ये पहले से ही अपने लिख लिया है, कांस्टेंट है, K/m भी कांस्टेंट है, तो पूरा V क्रॉस A क्या आ गया निकल गए कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट और डायरेक्शन से कांस्टेंट ही है, तो V क्रॉस A कांस्टेंट है, इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसमें क्या कह रहा है कि एक शेल है और जो कि उसको प्लस क्यू चार्ज मैंने दिया है, यूनिफॉर्मली चार्ज है।
तो तुम्हें बताना है कि अगर एक मेरे पास छोटा क्यू चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा अगर वो इस शेल से बाहर है और वो इस शेल के अंदर है। तो सबसे पहली बात, इस शेल के अंदर इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, तो इस पे अंदर अगर चार्ज रखा है तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि अंदर तो एफ फोर्स हो जाएगा जीरो। लेकिन अगर मैंने बाहर रख रखा है क्यू चार्ज, तो इस शेल की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, वो उसको कैसे करते हैं कि इस सारे शेल के चार्ज को सेंटर पे कंसंट्रेट कर लेते हैं और इससे इसके बीच की जो भी दूरी है वो निकाल लो और नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला लगा लो, डेट इज 1/4πε0 क्यू क्यू बाय आर का होल स्क्वायर। अगर आर बड़ा है कैपिटल आर से या बराबर भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन अंदर रखा है तो जीरो हो जाएगी एफ। थैंक यू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 न्यूक्लियर फिजिक्स से है। इसमें 4 इक्वेशन दे रखी हैं और बोल रहा है कि कौन सी फिजिबल है। तो सबसे पहले देखो इसका फंडा क्या होता है। फंडा ये होता है कि इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से, तो वो रिएक्शन फिजिबल है। तो यहाँ पे मास सबके दे रखे हैं, तो इसमें एन, पी और डी का मास रखना। इसका तो ये तो मासलेस होता है जो ये गामा पार्टिकल होता है। तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी कि एन प्लस बी का मास डी से ज़्यादा आ रहा है, तो आंसर अपना ये हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर और कोई चेक करना चाहें तो ऐसे देखेंगे, ई प्लस प्लस ई नेगेटिव इक्वल टू गामा। कहने का मतलब ये है कि ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो ये स्पिन नंबर होता है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब मान लो अगर ये प्लस हाफ है और ये माइनस हाफ है और इसका कुछ ना कुछ तो होगा ही, मान लो प्लस हाफ या माइनस हाफ, तो इधर आ गया जीरो, इधर कुछ आएगा, तो स्पिन वाइज ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ना ही स्पिन वाइज ये सेटिस्फाई करेगा क्योंकि दो पार्टिकल मिलके एक बन रहे हैं। और इधर फिर ऐसा हो जाएगा, इसको जब तुम देखना एम ऑफ पी और एन की वैल्यू डालोगे तो मास इसका रिएक्टेंट का यहाँ पे कम हो जाएगा और ये जोड़ोगे तो प्रोडक्ट का मास यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो कौन सी पॉसिबल है, सिर्फ 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दो डाइपोल रखे हैं तुम्हारे पास, एक आई डायरेक्शन में एक माइनस आई डायरेक्शन में, दोनों की वैल्यूज पी पी हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यानी ये वाला एक दूसरे की तरफ बढ़ेगा और फाइनली ये इधर निकल जाएगा, वो उधर निकल जाएगा, ये उधर इन्फिनिटी, ये इधर इन्फिनिटी पे। तो तुमसे बोल रहा है कि जब ये दोनों इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे तो इनकी वेलोसिटीज कितनी होंगी। पहली बात तो क्योंकि ये दोनों का सेम एकदम एग्जैक्ट आइडेंटिकल डाइपोल्स हैं, एक जैसे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी जब वो इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे तो वेलोसिटी भी सेम होगी। तो अब इसमें लगने वाला फोर्सेस कौन सा है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट वाला फोर्स, तो मैं इसमें वही वाली चीज़ लगाऊंगा कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूंगा, इसके बीच में देखो, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पी डॉट ई। ठीक है, माइनस पी डॉट ई। तुम देखोगे कि P इसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी, इस वाले की वजह से वो आएगी 2kp बाय ए क्यूब। ठीक है, और क्या करेंगे हम, इस पर निकाल रहे हैं तो यानी ये लिखोगे P और इसकी डायरेक्शन कितनी है, माइनस ऑफ आई कैप। ठीक है, और इसकी वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन लिख सकते हो तुम, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन में ही जाएगी। तो ऐसा करो, डायरेक्शन के साथ लिखते हैं, ये लिखो आई कैप डॉट माइनस पी आई कैप और इसके आगे एक माइनस साइन और प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जीरो, क्योंकि दोनों इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे। और उस समय काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ ट्वाइस एम वी स्क्वायर। ठीक है, एक डाइपोल का मास है स्मॉल m। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, माइनस से माइनस आई डॉट आई करोगे और ये माइनस माइनस हट जाएगा, तो ये कुछ आएगा 2kp स्क्वायर बाय ए क्यूब प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस एम वी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, वेलोसिटी निकाल लेना। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी कुछ ऐसे आएगी, p बाय ए रूट 1/2 एप्सिलॉन नॉट am। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया है। इसमें ये सर्किट दे रखा है और तुमसे ये पूछ रहा है कि 10 वोल्ट में
इसमें कितनी करंट जाएगी और उसकी डायरेक्शन वगैरह क्या होगी। तो यार देखो इस सर्किट को तुम इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हो, 2 और 5 को सीरीज में मान के 5 वोल्ट यहाँ लिख सकते हो। इसमें कुछ नहीं करना, ये नोड पोटेंशियल टेक्निक लगा दो, यहाँ पे कुछ V पोटेंशियल मान लो और यहाँ पे कुछ 0 मान लो, और इस नोड से टोटल बाहर जाते हुए करंट का सम 0 कर दो। ये I1, ये I2, ये I3। तो I1 करंट जो बनेगी वो बनेगी तुम्हारी I1 करंट, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। I1 करंट जो आएगी वो तुम्हारी आएगी V माइनस 10/4। I2 करंट जो आएगी वो जब तुम्हारी आएगी V माइनस 0/10 प्लस I3 करंट जो आएगी वो आएगी V माइनस 20/5। डेट मस्ट बी इक्वल टू 0। इससे V निकाल लेना और जब तुम्हारी V आ जाए तो वो इस वाली वैल्यू में डाल देना, तो तुम्हारी I1 आ जाएगी, जो कि I1 जब तुम सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसी आएगी 0.21 एम्पियर, और ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो तुमने डायरेक्शन मानी है वो सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0.21 एम्पियर फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 10 वोल्ट बैटरी। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक अपने पास रॉड दे रखी है और रॉड का जो लीनियर मास डेंसिटी है वो कुछ अनयूनिफॉर्म है, और तुमको बताना है कि ये कुछ एक्सेस मान लो ए पॉइंट के राउंड, इसके राउंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो अगर रॉड की लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग है हर पॉइंट पे, तो रॉड का मास भी हर सेक्शन के लिए अलग अलग होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूँ कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है dmr²। यहाँ पे क्या करोगे, x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लोगे जो कि होगा dx, और इसका जो मास होगा वो आएगा dm। तो dm को तुम लिख सकते हो लैम्डा dx। रॉड का पूरे का लेंथ जो है वो l, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज व्हाट, dm तुम्हारा कितना हो गया, लैम्डा dx। लैम्डा कितनी है, यह है लैम्डा नॉट 1 प्लस x/l इंटू dx, और ये r क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी x, तो x स्क्वायर। तो तुम इसको इंटीग्रेट कर लो, ये होगा लैम्डा नॉट x स्क्वायर dx प्लस लैम्डा नॉट x³/l dx। इसको तुम इंटीग्रेट मार दो 0 से लेकर l तक, तो ये कितना आ गया, लैम्डा नॉट x³/3, और इसमें l की वैल्यू रखोगे तो l³/3 प्लस ये हो गया लैम्डा नॉट l4/4, और नीचे से l कट गया तो ये हो गया l³/4। इसको सॉल्व कर लेना तो ये आएगा लैम्डा नॉट बाई 12 और कुछ 7l³, लैम्डा नॉट बाई 12 7l³। फिर दूसरी बात देखो कि इस पूरी रॉड का टोटल मास कैसे निकालोगे, लैम्डा dx करके। ठीक है, तो मैं अगर टोटल मास निकालना चाहूँ तो लैम्डा तुम्हारा कितना हो गया, लैम्डा नॉट 1 प्लस x/l इंटू dx। इसकी इंटीग्रेशन कर दो 0 से l तक, तो ये कितना आ गया, पहले इसको ऐसे लिख लो, लैम्डा नॉट dx प्लस लैम्डा नॉट x/l dx 0 से लेकर l तक। तो टोटल मास ये हो गया कैपिटल M इस रॉड का, ये हो गया लैम्डा नॉट l प्लस लैम्डा नॉट l/2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे x²/2, यानी उसकी x में l डालोगे तो l से l कट जाएगा, l/2 आएगा, तो ये सिर्फ इतना आएगा 3 लैम्डा नॉट l/2 डेट इज इक्वल टू कैपिटल M। तो क्या करो, एक ये वाली इक्वेशन आ गई तुम्हारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एक यहाँ से इक्वेशन आ गई, इसमें से मास उठा के इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, लैम्डा नॉट l की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। लैम्डा नॉट l जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 2/3m, तो ये कुछ यहाँ पे करोगे तो 2m/3, और इसको लिखो 7/12 इंटू l², 2 से ये गया बाय l², तो ये 6, ये कितना हो गया ml²/18। तो यही अपना, और यहाँ पे 7 भी है, तो यही अपना आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कह रहा है, तुम्हारे पास 4 वैल्यूज, कोई स्टूडेंट है वो वैल्यूज मेजर कर रहा है और उसने 4 वैल्यू मेजर करी किसी एक डिवाइस से, वर्नियर स्केल से, तो ये चारों वैल्यू आ गई मिलीमीटर में। इसका एवरेज कितना आ गया, ये कुछ 5.5375। तो तुमसे बोल रहा है कि एवरेज डायमीटर पेंसिल का क्या होगा, और तुमसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं तुमको। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इस वाले क्वेश्चन में हमें सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को मानते हुए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलती है कि जैसे तुमने इन क्वांटिटीज को ऐड किया
और इसमें क्वांटिटीज में सब में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ रही है 3। तो जो तुम्हारा आंसर आना चाहिए वो भी 3 में आना चाहिए, यानी जो एवरेज तुम लिख रहे हो वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। यहाँ आ रहा है 1 2 3 4 5 में, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखोगे तो यानी 5.53 तक चल जाएगा। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का रूल होता है ये 3 से आगे कितना है 7, तो ये 3 की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, एक बढ़ जाती है, तो 5.54 इसकी एवरेज जो होगी वो डायमीटर आ गया पेंसिल का। तो ये आते ही थर्ड वाला ऑप्शन हो गया, और उन्होंने आगे वही ±007 लिख रखा है। तुम्हें तो बस इससे मतलब है अगर ये आ गया तो तुम्हारा आंसर आ गया और खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एसएचएम का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक स्प्रिंग से एक मास लटका रखा है और इसको यहाँ पे इस पॉइंट से छोड़ा है, और ये इसकी नेचुरल लेंथ है L0। नेचुरल लेंथ का मतलब है स्प्रिंग में ना ही कोई इलोंगेशन है और ना ही कोई एक्सटेंशन है। तो जब तुमने इसको छोड़ा तो क्या होगा, ये पहले थोड़ा सा नीचे आएगा स्प्रिंग, और जब ये थोड़ा सा नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे ऊपर स्प्रिंग पे लगने वाला फोर्स, मान लो ये कुछ नीचे आया, मैं कह रहा हूँ ये कुछ ए नीचे आया, ठीक है। तो स्प्रिंग में जो इलोंगेशन आएगा के ए जब mg के बराबर हो जाएगा इस पॉइंट पे, तो ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और क्योंकि इसमें कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी इसका मतलब क्या होगा, ये पार्टिकल जहाँ से छूटा है उतना ही ए नीचे भी जाएगा, ठीक है। ये पार्टिकल उतना ही ए नीचे भी जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि के ए हमारा यहाँ पे किसके बराबर आ गया, सबसे पहली बात तो mg के बराबर, और यही वाली जो चीज़ होती है a, ये क्या होती है एम्पलीट्यूड मेरा। अब देखो तुम्हारे को जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है y = y0 sin स्क्वायर ओमेगा टी इसकी। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो आएगा y0 1 - cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। तो ये कुछ आएगा y = y0/2 माइनस y0/2 cos 2 ओमेगा टी। अगर तुम ऐसे क्वेश्चंस को देखोगे तो ये वाली चीज जो होती है ये होती है एम्पलीट्यूड, और ये वाला क्या आता है इसका फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, नेट फ्रीक्वेंसी, बल्कि नेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड इसमें सवाल में कितना आ रहा है, जब तुमने इसको छोड़ा तो इक्विलिब्रियम से जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर, तो यानी क्या होगा a, और यहाँ पे a कितना है y0/2 के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं के a को लिख सकते हो y0/2 डेट मस्ट बी इक्वल टू mg। तो इसमें k कितना आ गया मेरा, k आ गया 2mg/y0, ठीक है। और तुमको एक चीज पता है कि m ओमेगा स्क्वायर x k = m ओमेगा स्क्वायर होता है, तो k की वैल्यू यहां रख दो, तो डेट इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2mg/y0, और यहाँ ओमेगा क्या है अपना, ओमेगा है ट्वाइस ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, m से m गया, यहाँ से ये गया, तो ये कुछ ऐसा आएगा ट्वाइस ऑफ ओमेगा डेट मस्ट बी इक्वल टू g/y0। तो इस हिसाब से ओमेगा नॉट तुम्हारा कितना आ गया g/2, ओमेगा स्क्वायर इज g/2y0, तो ओमेगा आ गया √g/2y0। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, गैस है P प्रेशर पर और T टेम्परेचर पे। तो कह रहा है मीन टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ ए मॉलिक्यूल वेरीज विद टाइम एज। कैसे वेरी कर रहा है मीन टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। तो यार देखो मीन टाइम बिटवीन, इसको लिखते हैं टाउ से, डेट इज इक्वल टू लैम्डा मीन फ्री पाथ अपॉन VRMS, मीन फ्री पाथ अपॉन VRMS। और VRMS जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है √T के। तो लैम्डा क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, टाउ क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √T। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का एक ट्यूब है और उसमें से पानी फ्लो कर रहा है। तो किसी 2 पॉइंट पर उन्होंने बोला है कि किस A पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी v है और B पर पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी कैपिटल V हो गई। अगर इस जगह का प्रेशर P है
और यहाँ का प्रेशर P/2 है, तो तुम्हें बताना है V कितना होगा, कैपिटल V। तो हम बर्नौलीज इक्वेशन से इसको करते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, तो H1 P1 डेट मस्ट बी इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब इसमें अगर तुम देखोगे कि P1 जो है यहाँ पे P है, रो जी H1 और रो जी H2, क्योंकि ये दोनों एक ही लेवल पर हैं इसलिए रो जी H1 और रो जी H2 सेम होगा, क्योंकि जमीन से देखोगे तो A पॉइंट और B पॉइंट दोनों सेम लेवल पर होंगे, इसलिए H1 H2 के बराबर होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ ये आ गया हाफ रो V1 स्क्वायर, प्रेशर एट B ये कितना है P/2 प्लस हाफ रो कैपिटल V का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे अगर V के लिए तो तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा ये V इक्वल टू P/रो प्लस V स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है और वो RMS वेलोसिटी से चल रहा है 400 केल्विन पर, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, ये बतानी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि लैम्डा हमारी क्या होती है H/mv, और mv को हम लिखेंगे 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे m क्या है मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास है वो ये है, k काइनेटिक एनर्जी, h प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा वेवलेंथ। और देखो तुम्हें पता है कि एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी F/2 kT, F/2 kT, जिसमें k क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो k क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब इसमें F, वैसे तो काइनेटिक एनर्जी F जो होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल की 5 होती है, लेकिन हम यहाँ पे F5 ना लेके 3 लेंगे। क्यों? क्योंकि जो रोटेशनल वाला इफेक्ट है वो उसकी वजह से कोई डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं बनेगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी वजह से बनेगी, सिर्फ जो पार्टिकल ट्रांसलेशनली चलेगा सीधे चलेगा उसकी वजह से बनेगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें क्या लेंगे 3/2 kT। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसमें चिपका दो, डेट इज लैम्डा इज H/2m, काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 kT और इंटू, चलो m तो हो ही गया इस तरीके से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज H/3m kT। तो यार इसमें वैल्यू डाल देना, h की 6.634 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय √3। यहाँ पे m जो होगा क्या होगा, am होगा एक मास, मतलब m जो होगा मॉलिक्यूल का कितना मास है। तो जो मॉलिक्यूल का हम जो मास लिखेंगे वो लिखेंगे मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो मोलर मास इसका कितना होगा 28 इंटू 10⁻⁻3, ये kg की टर्म्स में लिखते हैं अपन, समझे यहाँ पे, इसलिए 10⁻³ लगाया है। और 6.023 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, ये m आ गया। m की वैल्यू यहाँ रख देना, मल्टीप्लाई बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k की वैल्यू रख देना यहाँ पे 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर 400। इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे पूरा m की वैल्यू पटकने के बाद, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी 0.24 एंगस्ट्रॉम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि एक m1 मास की बॉल है, वो m2 से टकरा रही है। m1 की वेलोसिटी u1 है, डेट इज √3 i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकेंड। m2 वाला रुका हुआ है, ये इससे आके टकरा रही है, तो उसके बाद m1 की वेलोसिटी हो रही है v1, जो भी क्वेश्चन में गिवन भी है i कैप प्लस √3 j कैप, और v2 की वेलोसिटी मुझे गिवन नहीं है। तो क्या करना है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। और ऊपर से इसमें एक चीज़ और ये भी दे रखी है कि m1 किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ m2 के बराबर। तो इसमें कुछ मत करो, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1, अच्छा m1 की जगह शुरुआत से 2m2 रख दो, क्योंकि लास्ट में जाके सब m2 m2 कट जाएगा। u1 कितना हो गया √3 i कैप प्लस j कैप, m2 इंटू 0 क्योंकि u2 0 है। m1 की जगह फिर से रख दो ट्वाइस ऑफ m2। v1 कितना है i कैप प्लस √3 j कैप प्लस m2 इंटू v2 वेक्टर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा v2 वेक्टर कुछ ऐसा आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ √3 - 1 i कैप माइनस
ट्वाइस ऑफ √3 - 1 जे कैप। ये कुछ इस तरीके से करके आ जाएगा। अब तुम्हारे पास v2 वेक्टर आ गया और v1 वेक्टर गिवन है। तो जब तुम v1 और v2 के बीच की एंगल पूछ रहा है कि कितना आएगा इस क्वेश्चन में, तो तुम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हो भैया? cos थीटा इज v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ v1 वेक्टर इंटू मॉड ऑफ v2 वेक्टर। तो v1 वेक्टर का डॉट इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये कितना आएगा? i का i के साथ करोगे तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ √3 - 1। जे का जे के साथ करोगे तो ये आएगा माइनस का ट्वाइस √3 -1। करते ना डॉट प्रोडक्ट। और फिर इसका मॉड ले लो, v1 का मॉड ले लो तो 2 आएगा, और v2 का मॉड लोगे तो आएगा √2 टाइम्स ऑफ जो भी क्वांटिटी है ट्वाइस ऑफ √3 - 1। इसको सॉल्व कर लेना, करा के ये कुछ ऐसा आएगा 1 - √3 अपॉन 2√2। तो इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे तो इससे थीटा जो आ जाएगा वो 105 डिग्री आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा तुम्हारा? थीटा इज 105 डिग्री, और यही अपना आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसका मास m है और चार्ज उस पर q है, और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और वो इस तरीके से घूम रहा है। तो तुम इस क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी मान सकते हो, और फिर उसके हिसाब से तुम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकते हो और देख सकते हो कि वो किस सर्किल में घूम रहा है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज मारा है, और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज इस पे मानूंगा तो मैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ जब प्रोजेक्ट करूंगा, आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ, यानी टुवर्ड्स द प्लेन के अंदर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड मानूंगा, तभी ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से गोल गोल घूमेगा। मतलब क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होती है, क्यू v क्रॉस v हमारे पास फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल पर। तो अगर तुम इसमें देखोगे तो v इसकी वेलोसिटी ये है, ये वाला वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अंदर की तरफ जा रहा है। तो a क्रॉस b से v क्रॉस v करोगे तो v ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो अंगूठा थंब किसकी डायरेक्शन में बता रहा है? फोर्स की डायरेक्शन में। तो यानी इस पे फोर्स अंदर की तरफ तभी लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। इस पे फोर्स इस प्लेन में तभी लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। तो कहने का मतलब इतना समझ में आना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लगी है तभी चार्ज पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है। अब बताओ, वो पूछ रहा है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ। तो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है m = I/N मीना, और n क्या होता है इसमें? नंबर ऑफ टर्न। तो इसमें अभी एक टर्न से ही मैं निकाल रहा हूँ, एक ही टर्न है, तो n को लिख लेंगे 1, तो I × A हो गया। I कितना हो गया? करंट, डेट इज Q चार्ज पूरा एक चक्कर काट रहा है, तो डिवाइड बाय टाइम, एक चक्कर का टाइम t इंटू एरिया πr² में। ये इसको लिख सकते हैं, टाइम को लिख सकते हैं 2πr/v, v ऊपर आ गया और ये हो गया πr²। इससे कुछ काटा पीटो, पाई से पाई गया, q/2 इंटू v इंटू आर। आर को लिख सकते हो mv/qv, क्योंकि जब एक चार्ज पार्टिकल घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसकी रेडियस mv/qb ही बनती है। तो इस तरीके से अगर मैग्नेटिक मूवमेंट तुम देखोगे तो ये कुछ आएगा qm, अच्छा q से q भी कट गया, तो ये आया mv²/2b। अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक मूवमेंट की? ऐसे देखते ना, इस तरीके से फिंगर कर्ल करो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करो, इस तरीके से बाहर की तरफ जो वेक्टर आ रहा है वो मैग्नेटिक मूवमेंट का वेक्टर आ रहा है। तो हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास ये तो मैग्नीट्यूड आ रहा है, m = स्मॉल m v²/2v। स्मॉल m मास है और कैपिटल M मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो हम इसको वेक्टर वाइज कैसे लिखेंगे? हम वेक्टर वाइज ऐसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक मूवमेंट बाहर की तरफ है। तो मैं लिखूंगा m वेक्टर जो है वो b कैप का माइनस है। b कैप मतलब हो गया जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है उसका नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है वो। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, b कैप को लिखूंगा mv²/2v और b कैप को लिखूंगा b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b। मॉड ऑफ b को यहाँ पे सिंपली b से डिनोट किया है और माइनस का साइन, तो ये आएगा mv² b वेक्टर ओवर 2b² इज मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ x y z
प्लेन दे रखा है हमारे पास, देखो ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो क्या होगा, ये एक्स जेड वाई, तो एक हमारा जो लूप है, एक हमारा लूप एक्स और जेड प्लेन में दे रखा है, उसमें कुछ करंट फ्लो कर रही है। अच्छा, लूप जो है वो स्क्वायर लूप है, यानी हर साइड उसकी 2a है, उसमें कुछ करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पे करंट इस तरीके से बाहर आ रही है, फिर ये ऐसे जा रही है, फिर ये अंदर, फिर ये ऐसे। ठीक है, एक ऐसे वायर रखा है ऊपर की तरफ, इस वायर में बाहर की तरफ करंट जा रही है। अच्छा, ये वायर इनफाइनाइट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस वायर की वजह से इस लूप पर नेट टॉर्क कितना आएगा वो बताना है तुम्हें इस क्वेश्चन में। तो इस वायर की वजह से इस लूप पर कितना टॉर्क आएगा, तो पहले क्या करते हैं, इसका मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन बना दिया। अगर ये करंट बाहर की तरफ निकल रही है तो इसको मैंने ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, और देखो ये वाली जो करंट है ये बाहर की तरफ निकल रही है तो ये ऐसे बना दिया मैंने डॉट से। ये वाली करंट अंदर की तरफ जा रही है तो मैंने इसको ऐसे बनाया क्रॉस से। करंट का रिप्रेजेंटेशन है फ्रंट व्यू। ये वाली करंट और ये वाली करंट नहीं बनाई है। अब देखो क्यों नहीं बनाई है, क्योंकि जो इसकी वजह से फोर्स लगेगा वो फोर्स सिर्फ इस वायर और इस वायर पे लगेगा, ये वायर और ये वाले वायर पे फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके जस्ट पैरेलल ही जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई फोर्स नहीं बनाएगी, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई फोर्स बनाएगी। कैसे, देखो ये वायर और ये वाला वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों में सेम डायरेक्शन में फील्ड आ रही है, सेम डायरेक्शन में करंट आ रही है। ये वाला वायर और ये वाला वायर एक दूसरे को रिपेल करेगा, क्योंकि एक में करंट बाहर की तरफ जा रही है, एक में करंट अंदर की तरफ जा रही है। तो देख लेते हैं, तो इसके बीच में कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स कितना होता है, BIL। अब B कैसे निकालोगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पे कितने हिट कर रही है, इस वायर पे, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हिट कर रही है वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कितनी आएगी, वो आएगी B। इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हिट कर रही है वो आएगी μ0/4π × 2I बाई ये वाली दूरी, जो भी ये दूरी है। ठीक है, तो मान लो मैं कह रहा हूँ फिलहाल अभी इसमें फोर्स लग रहा है F, इसमें फोर्स लग रहा है F, तो F का एक कंपोनेंट इधर कर लो F cos थीटा, और F का एक कंपोनेंट कर लो इधर F cos थीटा। तो हो क्या रहा है, सामने की तरफ से करंट जा रही है, इस पर इस वाले वायर पे फोर्स ऐसे, और इस वाले वायर पे फोर्स ऐसे लग रहा है, इस पे ऐसे और इस पे ऐसे। तो क्या हो रहा है, ऐसे फोर्स और ऐसे फोर्स, इसका एक कंपोनेंट ले लो इधर और इस वाले वायर का नीचे ले लो, तो ये इस तरीके से घूमने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर टॉर्क लग गया, तो टॉर्क लग गया तो निकाल लो। तो नेट टॉर्क आएगा F cos थीटा इंटू ए, F cos थीटा इंटू परपेंडिकुलर दूरी प्लस F cos थीटा इंटू परपेंडिकुलर दूरी, तो नेट टॉर्क आएगा 2F cos थीटा इंटू ए। ठीक है, अब भैया F कितना आएगा, F आएगा BIL। इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0/4π × 2I बाय इससे इसकी बीच की दूरी, डेट इज √B² + A²। ठीक है, इंटू cos थीटा BI, इस पे मैग्नेटिक फील्ड I, BIL, L की जगह क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ A। काहे को ट्वाइस ऑफ हो, क्योंकि इस वायर की लेंथ 2A है, ये 2A है, तो ये हो गया BIL इंटू cos थीटा। cos थीटा क्या होगा मेरा, यहाँ पे यहाँ से निकालोगे बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हो गया B, हाइपो हो गया √A² + B² इंटू cos थीटा, कुछ बचा इंटू A। और एक बात और है कि B बहुत बहुत बड़ा देन A है, तो √B² + A² को अप्रोक्सीमेटली √B लिख सकता हूँ। तो इससे जब तुम सॉल्व करोगे तो टॉर्क की वैल्यू सब करा के जो आएगी वो आएगी 2 μ0 I² A² ओवर πB। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि एक कार रेस्ट पर है और उसके अंदर ड्राइवर है, तो वो ड्राइवर देख रहा है कि बारिश बरस रही है वर्टिकली, यानी जब कार रेस्ट पर है और बारिश बरस रही है वर्टिकली, यानी ये बारिश की वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, एक्चुअली में जो बरस रही है। तो क्या हुआ कि जब ये ड्राइवर इस तरीके से भाग रहा है, अब ड्राइवर कार में, इनने कार को चलाना शुरू कर दिया, ड्राइवर कार में है, इनने कार को चलाना शुरू कर दिया विद स्पीड v। तब इस ड्राइवर को जो स्पीड दिख रही है या जो बारिश दिख रही है वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर दिख रही है। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो 60 डिग्री पर दिख रही है, तो भैया लगा लो यहाँ पे 10 60 कितना हो जाएगा,
यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है वी आर जी और ये वी एम जी दे रखा है वी, क्योंकि ये वी से जा रहा है तो वी, तो ये 1060√3 होता है, तो √3 टाइम्स ऑफ वी, ये हो गया वी आर जी। अब क्या कह रहा है, इस ड्राइवर ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, इस ड्राइवर ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, और कितनी स्पीड बढ़ाई है भैया, इसने बढ़ाई है 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वी। अगर इसने अपनी स्पीड बढ़ाई है तो अब नया सीन क्या बनेगा, नया सीन ये बनेगा कि ये स्पीड जो आ गई, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v ऑफ 1 प्लस बीटा, और ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, रेन तो नीचे बरस ही रही है वी आर जी, रेन ने अपनी डायरेक्शन थोड़ी करी है, चेंज थोड़ी करी है। अब जो इसको दिख रहा है भागते भागते वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, अब ये इसको 45 डिग्री पे दिख रहा है, तो 45 का फॉर्मूला लगा दो, 1045 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है वी आर जी, बेस कितना है बीटा 1 प्लस ये, तो ये बी 1 प्लस बीटा डेट इज वी आर जी, और वी आर जी को लिख लो √3v, तो v से v कट गया, तो 1 प्लस बीटा इज √3, तो बीटा क्या है बेटा, √3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 0.73, तो यही इसका आंसर है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इस तरीके से स्टेट फंक्शन दे रखा है, इसमें गैस ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए जा रही है, तो तुम्हें बताना है कि इस पूरे प्रोसेस की एफिशिएंसी कितनी होगी। तो गैस में गैस की एफिशिएंसी हम किसी भी प्रोसेस की कैसे निकालते हैं कि गैस ने कितना वर्क डन किया अपॉन गैस को कितनी हीट सप्लाई हुई। तो गैस ने जो वर्क डन किया वो तो सिंपली इसके अंदर का एरिया होगा। देखो ये कुछ इंडिकेटर्स वगैरह इसमें दे रखे हैं कि ए पर पी नॉट है, बी पर 3 p0 है, इस तरीके से करके क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्क डन कितना होगा इस पूरे सर्कल, इस पूरे का क्लोज लूप का, इसका वर्क डन होगा, इसका जो भी अंदर का एरिया होगा डेट इज 2v0 माइनस v0 इज v0, 3p0 माइनस p0 इज 2p0, तो वर्क डन आ गया इतना। अब देखते हैं कि गैस कितनी हीट सप्लाई करी गई गैस को किस किस प्रोसेस में। ए से बी में जो होगी हीट वो मैं अभी बता रहा हूँ, अभी के लिए मान लो कि ए से बी में सप्लाई हो रही है और बी से सी में सप्लाई हो रही है, तो जो मैं हीट सप्लाइड लिखूंगा वो सिर्फ ए से बी और बी से सी लिखूंगा। सी से डी और डी से ई में हीट रिजेक्ट हो रही है। देखते हैं अभी पहले ए से बी देख लेते हैं। ए से बी हमारा कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो ए से बी में केवल इंटरनल एनर्जी का चेंज जितना आएगा उतना ही हमारे पास डेल्टा क्यू आएगा। डेल्टा क्यू कितना हो गया, इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हो गया, एन सी वी डी टी, एन सी वी मोनोटॉमिक का कितना है 3/2r, ये क्वेश्चन में गिवन है मोनोटॉमिक। डी टी कितना होगा, टी ऑफ बी माइनस टी ऑफ ए, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बी माइनस टेम्परेचर ऑफ ए, तो टेम्परेचर ऑफ बी कितना है, ये पी वी इक्वल टू एनआरटी से निकालेंगे, टीवी पॉइंट का 3p0 इंटू वी नॉट अपॉन एन आर माइनस टेम्परेचर ऑफ ए p0 वी नॉट अपॉन एन आर, इसको सॉल्व कर लोगे तो 3p0 वी नॉट आएगा। फिर देखते हैं बी से सी देखोगे NCP/DT डायरेक्ट लगा दिया, ये कौन सा प्रोसेस है, आइसो बारिक प्रोसेस, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो QBC NCP/DT का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। एन यहाँ पे CP क्या है 5/2r मोनोटॉमिक का, DT कितना होगा TC माइनस TV, तो TC कितना हो गया इसमें, टेम्परेचर ऑफ C, टेम्परेचर ऑफ C लिखोगे 3p0 इंटू 2v0 अपॉन एन आर माइनस टेम्परेचर ऑफ B कितना लिखोगे 3p0 इंटू v0 अपॉन एन आर, इसको जब तुम मैनिपुलेट करोगे तो आएगा 15/2 p0 v0। अब हम देखते हैं कि सर सी से डी में क्या हो रहा है। सी से डी में तुम देखोगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV/DT मतलब फाइनल टेम्परेचर TD माइनस TC। अब जब तुम TD का निकालोगे आएगा P0 इंटू 2v0 अपॉन एन आर, TC का निकालोगे 3v0 इंटू 2v0 अपॉन एन आर, तो यहाँ पे आएगा 2v0 p0 अपॉन एन आर, यहाँ आएगा 6p0 v0 अपॉन एन आर, तो ये वाला चीज कम होगा, ये वाला ज्यादा होगा, तो D कम है C से, तो D का टेम्परेचर C से कम है। इसका मतलब क्या होगा कि D अगर कम है C से तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, इसका मतलब C से D आएगा नेगेटिव। ऐसी जब तुम D से A देखोगे तो A की टेम्परेचर कम आएगी D के मुकाबले, तो A माइनस D करोगे तो ये भी नेगेटिव है, तो यानी C से D और D से E, डी से हीट क्या निकल रही है, उस पूरे प्रोसेस से हीट निकल रही है, और ए से बी और बी से सी हीट चिपक रही है, मतलब हीट उसको हम दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, वर्क डन कितना निकालेंगे, तो हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, वर्क डन हो गया 2p0 v0 अपॉन हीट सप्लाइड, हीट सप्लाई कितना हो गया 3p0 v0 ए से बी का, और बी से सी का हो गया 15/2 p0 v0। इसको सॉल्व करोगे तो कुल मिला के ईटा आएगा 400/21, तो ईटा अप्रोक्सीमेटली 19.04, यानी ये कितना हो गया 19। थैंक यू वेरी मच।
क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर दे रखा है तुमको और तुमसे पूछ रहा है कि ये बेस से इसकी डिस्टेंस x है, ये वाला जो पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ मास है। तो बेस से इस पॉइंट की जो दूरी है वो x है, तुम्हें बताना है x कितना होगा अगर उसकी रेडियस 8 है। तो ये तो हमें रटाया जाता है कि सेंटर ऑफ मास सॉलिड हेमिस्फीयर का कितनी दूरी पर होता है, बेस से 3r/8 है ना। तो इसकी लोकेशन होती है 3r/8। तो थ्राइस ऑफ r कितना है, 8 सेंटीमीटर अपॉन 8। तो इसको कैंसिल कर दो तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ की दूरी x कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर, अगर रेडियस उसकी 8 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये ट्रांजिस्टर से आया था। इसमें क्या कह रहा है कि तुमको एक ग्राफ दे रखा है VCE कलेक्टर इमीटर के वोल्टेज में, और उसमें से कितनी कलेक्टर करंट जा रही है और वो करंट के करस्पॉन्डिंग कितनी बेस करंट है। तो वैसे तो इसमें कई सारे ग्राफ दे रखे थे, मैंने जो अपने मतलब का ग्राफ है वही वाला निकाला है। उसमें क्या कह रहा है कि देखो, सबसे पहले ये वाला जो ग्राफ है ये क्या है, और करंट 2 मिली एम्पियर और 4, क्योंकि ये वाली एक्सिस जो है वो करंट की बता रही है, आईसी की, कलेक्टर करंट की। तो ये वाला जो ग्राफ है वो एकदम 20 से जा रहा है 2 और 4 के। तो यानी ये वैल्यू कितनी होगी, 3। ये गिवन नहीं थी, ऐसा मानना था क्वेश्चन में उसको ग्राफ को देख के, क्योंकि ये 20 से जा रहा है। तो ये वाली जो करंट आ रही है ये कितने कर पे आ रही है, IC = 3 मिली एम्पियर पे। अब देखो इससे जस्ट ऊपर देखो, जस्ट ऊपर क्या है, ये वाला जो ग्राफ आ रहा है ये 4 और 6 के बीच में नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 और 6 के बीच में तो यहाँ पे कहीं पे चीज आती, ये कुछ मान लो ये वाली वैल्यू 5 आती, तो ये कुछ 5 और 4 के भी बीच में है। तो यानी इस वाली वैल्यू में को मैं IC लगभग मानूंगा कि ये 4.5 मिली एम्पियर पर आ रही है IC। तो ये वाली IC है 4.5 मिली एम्पियर। इसके करस्पॉन्डिंग बेस करंट है 30 माइक्रो एम्पियर और नीचे वाली की करस्पॉन्डिंग थी 20 माइक्रो एम्पियर। तुमसे पूछा बीटा AC। भैया बीटा AC होता है चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट। कलेक्टर करंट कहाँ से चेंज हो रही है, 3 मिली एम्पियर से 4.5 मिली एम्पियर। तो 4.5 मिली एम्पियर माइनस 3 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय बेस करंट। बेस करंट कितनी, 30 से 20, तो 30 माइक्रो एम्पियर माइनस 20 माइक्रो एम्पियर। इसको सॉल्व कर लेना, ये कर आके आ जाएगा 150 एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा, तो ये यूनिटलेस वैल्यू आएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 किसका है, AC का है। एक LR सर्किट दे रखा है और ये 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की बैटरी से, AC बैटरी से कनेक्टेड है। अब ये 250 वोल्ट अगर इस तरीके से लिखा होता है यानी ये VRMS होता है। तो इस सर्किट में टोटल पावर कितनी खर्च हो रही है, 400 वाट, और पावर फैक्टर इसका कितना है, 0.8। तो टोटल अगर सर्किट में इतनी पावर खर्च हो रही है तो उसी से पहले एक इक्वेशन लिख लेते हैं कि पावर कितना होता है, VRMS का होल स्क्वायर अपॉन Z इंटू cos फाई। cos फाई मतलब पावर फैक्टर। तो VRMS कितना है इसमें 250, तो 250 क्रॉस 250, Z पता नहीं, पावर पता है 400, और cos फाई कितना है 0.8। इसको सॉल्व करोगे तो Z तुम्हारा आ जाएगा 125 ओम। फिर cos फाई तुम्हें पता होता है, cos फाई होता है R/Z, ये हो गया 0.8, R Z इतना है 125, तो इससे सॉल्व करोगे तो R आएगा 100 ओम। फिर एक चीज़ और पता होती है कि Z हमारा क्या होता है, R² प्लस XL का होल स्क्वायर। Z होता है इम्पीडियंस सर्किट की और XL क्या होता है, रिएक्टेंस, ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो Z कितना है 125, R कितना है 100 का होल स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे तो XL आएगा 75 ओम। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इतना तो तुमने पूरा सर्किट सॉल्व कर दिया, तो अब तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द पावर फैक्टर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द पावर फैक्टर टू यूनिटी। यानी कि अब अगर मुझे उस सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी पे लाना है, यूनिटी लाने का मतलब हो गया कि cos थीटा में जो थीटा होता है वो 0 डिग्री करना है, तो मेरे को एक कैपेसिटर इसको चिपकाना पड़ेगा सीरीज में। जब हम पावर फैक्टर यूनिटी आता है तो XC XL के बराबर आ जाता है। तो अगर वो XC XL के बराबर आ जाता है यानी कि हम इस तरीके से एक कैपेसिटर चिपकाएं जिसका XC XL के बराबर आए, तभी उस सर्किट का पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, यूनिटी। तो तुमसे पूछ रहा है अगर मैं XC इस हिसाब से चिपका रहा हूं तो कैपेसिटेंस कितनी होगी उसमें, तो XC XL के बराबर होगा। तो इससे तुम सॉल्व कर लो, ये कितना होगा यार, XC होगा 1/ωc, ये होगा ωL, तो ओमेगा कितना होगा 1/√LC। पहली इक्वेशन ये आएगी, ठीक है। ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा है 2π × 50, क्योंकि 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पहले दे रखी है। 1/L, L कितना होगा, देखो ओमेगा L, XL का मतलब क्या हो गया ओमेगा L,
तो L कितना हो गया 75 बटे ओमेगा, डेट इज 2 पाई इंटू 50, ठीक है ना, डेट इंटू सी। इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे तो सी की वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी 400 बटे 3 पाई माइक्रोफेराड, ठीक है। तो और तुमसे ये जो पूछ रहा है ये बोल रहा है n बाय 3 पाई माइक्रोफेराड, तो इसमें n कितना हो गया, इसको n के बराबर कर दो, तो n कितना हो गया इसमें 400, तो हो गया आंसर। और क्या, अब अपन पहुंच चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 25। ये YDAC का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक YDAC एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और ये किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी बना रहा है K। अगर उस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस जो लाइट का आ रहा है वो कितना आ रहा है, लैम्डा। तो तुम्हें पता है कि इंटेंसिटी का किसी भी पॉइंट पर जो फॉर्मूला आता है, नेट इंटेंसिटी बनती है वो होती है 4I0 कॉस स्क्वायर फेज डिफरेंस बाई 2। और ये फेज कैसे निकालते हो, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो कहने का मतलब क्या हो गया, पाथ डिफरेंस से आता है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस से आती है इंटेंसिटी, ठीक है। तो कोई दो पॉइंट पर रेज मिल रही है और उन जो रेज मिल रही है उनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो जो इंटेंसिटी आ रही है वो क्वेश्चन में दी हुई है K। तो भैया छाप दो, ये हो गया K 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। ये इस वाले फॉर्मूले में सबसे पहली बार रखोगे, फाई कितना आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा, क्योंकि पाथ डिफरेंस लैम्डा का है, तो ये हो गया 2 पाई। तो यहाँ चिपका दो 2 पाई बाई 2, यानी 2 से 2 कट गया, तो ये कुछ पाई बचा। दूसरी बार कह रहा है कि इंटेंसिटी आ रही है के डैश मान लो 4I0, और उस समय जो पाथ का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, लैम्डा बाई 6। तो लैम्डा बाई 6 के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना आएगा, वो आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 6, यानी इससे चिपकाओ, ये यहाँ से ये गया, ये हो गया पाई बाई 3। कहने का मतलब हो गया ये पाई बाई 3/2, यानी ये हो गया पाई बाई 6। इसको डिवाइड मार दो, इसको डिवाइड मार दो, तो इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे तो ये कुछ इस तरीके से करके आ जाएगा K बाई K डैश, ये काटा पीटी मची, तो ये हो गया कॉस पाई होता है 1, तो ये हो गया 1 का होल स्क्वायर 1, ये पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 मतलब कितना हो गया कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 कितना होता है हमारा √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर कितना करोगे तो हो जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4। तो इससे K डैश तुम्हारा कितना आ गया 3K/4। और इसको किसके बराबर रखना है, बोल रहा है NK/12। तो ये यहाँ से यह n जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 9। थैंक यू वेरी मच।